दोस्तों आज हम एक डिफरेंस देखेंगे अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट के बीच में। और इसके लिए हम 3 बुक्स का सहारा लेंगे। रिच डैड पुअर डैड, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द ई मिथ। दोस्तों पहला डिफरेंस पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट वाले लोगों के बीच ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लिए एसेट बनाते हैं जो उन्हें पैसे ला कर दें, फिर उसके बाद वो सारी कंफर्ट की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं और उसके बाद उनके पास पैसे ही नहीं बचते किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो हमारे पड़ोस में ही रहता है और उसके घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी एक जॉब लग जाती है। अब उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया था, तो अब उसे अमीर दिखने की भाई जल्दी हुई। अब उसने अमीर दिखने के चक्कर में सबसे पहले एक बड़ा फ़ोन लोन पर लिया और लोन पर एक गाड़ी भी ले ली जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी। अब भाई गाड़ी ले ली है तो बड़ा घर भी चाहिए, तो उसने लोन पर एक बड़ा घर भी खरीद लिया। अब वो बाहर से तो अमीर दिख रहा था, लेकिन अंदर से वही जानता था कि वह इन सब चीज़ों की ईएमआई कैसे चुका रहा है। और पुअर माइंडसेट वाले लोगों की यही सबसे बड़ी गलती होती है। अब इस बात को रिच डैड पुअर डैड बुक से कंपेयर करते हैं। सैलरी 15,000 की होगी, 1 लाख का आईफोन ले लेंगे, जितनी ज़रूरत है उससे बड़ी गाड़ी लोन पर ले लेंगे, 10,000 के कपड़े ले लेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग उस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी चीज़ उनको कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, और तभी उसके लिए वो पे भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद किसी और को पे करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों को रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम कियोसाकी की स्टोरी पता होगी। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उदार पर थे और ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों इम्प्रूव करें, लेकिन इनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा इनकी मंथली ईएमआई थी जो इन्हें पे करनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे प्रिंसिपल याद थे जिन्होंने कहा था कि सबसे पहले अपने आप को पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम हमेशा अपनी सैलरी का 10% सेव करते थे, चाहे उधार वालों से कितना ही प्रेशर क्यों ना आ रहा हो। उस प्रेशर को हम एज अ मोटिवेशन यूज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके ईएमआई के लिए पैसा इकट्ठे करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर ये पहले उधार देने लग जाएंगे और अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव किए गए पैसों से इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद तो आप सबको पता ही है कि क्या हुआ। दोस्तों हम सब में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं कि हम सब ये सोचते हैं कि हम सबसे पहले अपना उधार चुकाएंगे, उसके बाद सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारे खर्च में से जो बचेगा उससे हम सेविंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इवन वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि सबसे पहले पैसे को सेव करो, उसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। अब आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है और आप अपनी सैलरी का मिनिमम 20% सेव करो, तो अब ये मत सोचो कि सेविंग ही आपको अमीर बनाएगी। आपको उन सेव किए गए पैसों को इन्वेस्ट करना होगा, और ये आपका सबसे जरूरी स्टेप है अमीरी की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी स्किल को जिंदगी और इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी इफेक्ट को द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में शार्पेन द सॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने ये कभी नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट की एड टीवी में नहीं दिखाई जाती? कभी भी फरारी वाले टीवी में ऐड करके ये नहीं बोलेंगे कि आप उनसे उनकी फरारी खरीदो, और ना ही कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी और ना ही कोई प्राइवेट जेट बनाने वाली कंपनी आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए ऐड में पैसे खर्च नहीं करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम लोग तो टीवी देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो लोग इन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं वो लोग टीवी के सामने बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। ज़्यादातर मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी कर चुके हैं, और इसलिए वे सोचते हैं कि वो रेस्ट को डिजर्व करते हैं, और वे सोचते हैं कि उन्हें कुछ नया सीखने या करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो जॉब के बाद कराते हैं और टीवी देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। और ऐसे ही मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आते ही टीवी देखते हैं, और नई चीज़ें सीखना उनके दिमाग में टेंशन क्रिएट कर देता है। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना है। नई चीज़ें सीखना उनका पैशन है, और यही चीज़ें उन्हें रिलैक्स करती हैं। अगर हम बिल गेट्स का एग्जाम्पल लें तो वे माइक्रोसॉफ्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो एक बिलियनियर है और उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर वक्त नई नई बुक्स को पढ़ते रहते हैं। ये एक रिच माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स। मैक्सिमम लोगों की जब जॉब लगती है तो वो कहते हैं कि बस अब तो लाइफ सेट है। उनका कहने का मतलब यही होता है कि लाइफ में अब उन्हें ग्रो नहीं करना, वो उसी जॉब में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब वो इसी जॉब में रहेंगे तो उनकी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन से ही ग्रो करेगी। जिसका मतलब है कि वो स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, मतलब पैसे बचाने वाले माइंडसेट में आ जाएंगे। वो हर चीज़ से पैसा बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने का बिल कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और पूरी ज़िंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उनके पास 24 घंटे हैं और एक लिमिटेड विल पावर है, और अगर उन्हें ग्रो करना है तो उन्हें अदर लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने मैक्सिमम काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइव करना और ऑफिस के कई टेक्निकल काम आउटसोर्स कर देते हैं, और सिर्फ उन स्किल पर काम करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रियल और वैल्यूबल है, ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। इसके 2 फायदे हैं।
एक तो अपने देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और दूसरा वो इस प्रोसेस में दूसरे लोगों को जॉब दे देते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग इन लोगों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कि यार ये तो बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरी के तो काम ही नहीं करते। लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उनका रियल मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि टाइम सेव करना होता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने सारे कामों को आउटसोर्स कर दो और बाद में घर में बैठकर टीवी देखो। इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो और आपको दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए तो उनसे हेल्प लो और अपनी ग्रोथ को रोको नहीं और अपने कुछ कामों को आउटसोर्स कर दो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे उन्हें एक कमरे में बैठाया और उनके सामने टेबल पर $100 रख दिए। वैज्ञानिकों ने उन दोनों को बताया कि ये $100 आपको एक दूसरे के साथ बांटने हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है। तो पहली कंडीशन है तो पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो दोनों $100 कैसे बांटेंगे। दूसरी कंडीशन है दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले वाले आदमी ने उन दोनों में डॉलर बांटे हैं क्या उसे वो मंजूर है, और अगर उसे वो मंजूर है तो दोनों को उतने डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ उसे मंजूर नहीं है तो किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वैज्ञानिकों ने एक पैटर्न देखा कि पहला आदमी अगर दोनों को $50 बांटता तो दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेता था और दोनों को $50 मिल जाते थे। और अगर पहला आदमी 40 और $60 करके बांटता था तो भी दूसरा आदमी उसे मंजूर कर लेता था। लेकिन पहला आदमी 70 और 30 करके बांटता तो दूसरा आदमी उसे रिजेक्ट कर देता था और दोनों को कुछ नहीं मिलता था। यानी ह्यूमन इमोशन का कीपिंग पॉइंट 70 और 30 का था। वैज्ञानिकों ने ये एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों के ऊपर किया लेकिन कीपिंग पॉइंट 70 और 30 के आसपास ही आ रहा था। इसके बाद उन्हें लगा कि $100 डेवलप कंट्री के लिए बहुत कम है, इसलिए वो सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में गए। लेकिन उसके बाद रिजल्ट सेम रहे। अगर आप दूसरे आदमी होते तो भी आप यही सोचते कि पहले वाले आदमी ने 70 क्यों रखे और मुझे 30 क्यों दिए, तो मैं भी इसलिए उसे 70 नहीं लेने दूंगा और शायद ये इमोशनली ठीक भी था। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो वैसे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा था तो आपको सिर्फ हाँ करनी थी और आपको $30 मिल जाते। लेकिन मैक्सिमम लोग इसे ना ही बोलते हैं और ये पुअर माइंडसेट वाले लोगों की साइकोलॉजी है। यहाँ पर जेलसी और कंपटीशन जैसे इमोशन है, लेकिन एक रिच माइंडसेट वाले लोग कोई ना कोई मेथड यूज करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं जिसमें दोनों का फायदा हो। वो विन विन में बिलीव करते हैं, विन लूज या लूज लूज वाली भी डील नहीं करते। अगर विन विन कंडीशन में उनको अगर कम परसेंट भी मिल रही है या कम प्रॉफिट भी मिल रही है तभी वो डील कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 5 पॉइंट कवर किए। पहला है फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। सबसे पहले ऐसे एसेट क्रिएट करें जिनसे आपको इनकम आए, उसके बाद ही आप अपनी कंफर्ट और शो ऑफ वाली चीजें खरीदें। सेकंड है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पे करें, मतलब आप अपनी इनकम का 20% सेव करें, चाहे आपके ऊपर कितना ही प्रेशर क्यों ना आ रहा हो। ये मानकर चलें कि आपकी सैलरी कम है। उसके बाद 20% का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू करें। थर्ड हमने देखा था आउटसोर्स। अगर आप अपने काम को इम्प्रूव कर रहे हैं और आपको टाइम की जरूरत है तो आप अपने कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। नंबर 4 है इम्प्रूव योर स्किल। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, हमेशा बुक्स पढ़ते रहें और अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। और लास्ट ऑप्शन है थिंक विन विन। ये मत सोचो कि दूसरे को मुझसे ज़्यादा मिल गया, ये सोचो कि पहले आपको कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन अब आपको कुछ तो मिल रहा है, और अगर आप मेहनती और स्मार्ट हैं तो आप ऐसी बहुत सी कंडीशन क्रिएट कर दोगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करना मत भूलना।